शोएब शाहीन साहब अभी जो हमारे एक चीज़ अगर मैं ऐड कर लूँ सिर्फ, मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि मैं अभी मेरे भाई ने जो बोल रहे थे पहले, उन्होंने बोला कि फ़ौज में दो ग्रुप थे। फ़ौज में कोई दो ग्रुप नहीं है, फ़ौज में एक ग्रुप है और वो है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की और फ़ौज की इंटरनल राइवलरी की बात की, कोई इंटरनल राइवलरी ना थी ना है। आर्मी ने आज इस चीज़ को बड़ा क्लियर आइडेंटिफाई कर दिया कि दैट नो वन इज़ अबव लॉ, और जहां भी ऐसी कोई चीज़ आएगी उससे सख्त निपटा जाएगा। उनका ग्रुप से मुराद ना कोई दो ग्रुप हैं, ना थे ना होंगे। उनका ग्रुप से मुराद जनरल फैज़ के हवाले से था और जनरल फैज़ के खिलाफ जो कार्रवाई वो होगी एक उससे एस्टैब्लिश हो इंडिविजुअल थे, जाएगा। कोई ग्रुप नहीं था, एक इंडिविजुअल थे शोएब शाहीन और साहब, इंडिविजुअल जो है अपनी ISPR की कार्रवाई का आगाज और दो हिस्से हैं, एक टॉप सिटी वाला और एक आफ्टर रिटायरमेंट वाला आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी। आफ्टर रिटायरमेंट वाले जो चार्जेस हैं वो मुझे लगता है बाज़ मामला में PTI से ना जुड़ जाएं, जाके उनके प्रोटेस्ट, उनकी रैली 9 मई हमारे साथ कोई उनका लेना देना नहीं। कोई पहली बात तो यह है कि मैं इसको खुश आमदीद कहूँगा, अच्छी बात है। दूसरी बात यह है जो कि आर्मी का एक्शन है उसको वेलकम कर रहा हूँ कि अच्छी बात है कि कम से कम कहीं से तो कोई एहतसाब का आगाज़ हो। मगर एहतसाब के लिए जो आपने एक तो टॉप सिटी वाला इशू उठाया, ठीक है, अच्छी बात है, मगर अख्तियार व इक़्तिदार और मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी या सियासत में मुदाखलत या जो ख़राबियाँ होती हैं वो यूनिफॉर्म के अंदर प्री रिटायरमेंट इशूज़ होते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट तो बंदा बातें कर सकता है ना, तो आप प्री रिटायरमेंट को तो आपने उसमें से आउट कर दिया। जो असल करने का काम है कि आप प्री रिटायरमेंट, अगर देखें ना, सब पार्टियां कहती रही हैं, बहुत सारी बातें होती रही हैं, मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा के या किसी चार्ज प्रूव नहीं कर रहा। DGC उनके खिलाफ किया ना टॉप सिटी का केस। देखें वो तो एक चार्ज है ना, उसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें और जो है, लाइक आपको हुकूमत क्यों बनवाई है 2018 के इलेक्शन में? नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो तो हम तो खुद बनाई है हमने। आपने कब बनाई? ख्वाजा आसिफ साहब जो मुलाकातें कर रहे थे, जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं, जिसका तो प्रूव नहीं है, हम उस पर बात नहीं करते। जो एडमिटेड फैक्ट्स ही टू बी प्रूव। 2018 का इलेक्शन भी साबित शुदा ही है। नहीं साबित तो जब करें ना, बनाए, आज भी जुडिशल कमीशन बनाए, 2024 का भी जुडिशल कमीशन बना लें, 18 का भी बना लें, सच आपके सामने आ जाएगा। दोनों में हैंकी फैंकी निकलेगी, आपको सच सामने आ जाएगा। दोनों में हैंकी फैंकी तो निकलेगी। बनाए ना, इनके पास अख्तियार है, बनाए। क्यों नहीं बना रहे? इसलिए कि ये खुद उसमें मुलव्वस हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं एक बात बता दूँ, ये जो ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि अप्रैल 2019 में बैठ के वो मिट्ठू के घर में, वो क्या नाम है उसका, जो ससुर थे बाजवा साहब के, उनके घर में बैठ के, बाजवा साहब के ससुर नहीं, बाजवा साहब के साहबजादे के ससुर, साहबजादे के उनके अपने ससुर जो है रिटायर्ड जनरल है, साहबजादे के ससुर, जनरल इजाज उनका नाम है, उनके बेटे के ससुर, उनके बेटे के ससुर में शायद वो कह रहे हैं कि उनके घर में बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब 7 महीने के अंदर कि इमरान खान की हुकूमत से हम तंग आ गए, आप ले लो पहले पंजाब गवर्नमेंट, फिर ले लो फेडरल गवर्नमेंट। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं बेचारे, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर साहब आज उस स्टेटमेंट के बाद क्या ये दोनों साबिक जर्नैलों के खिलाफ ये चार्ज नहीं बनता? क्यों नहीं इस चार्ज का हिस्सा है ये? तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी एक दरखास्त देना। ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू तो रिकॉर्ड के ऊपर है और एक से ज्यादा दफा वो ये बात कह चुके हैं, कोई 3-4 दफा कह चुके हैं। तो आप सुबह सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दें ना कि इसमें ये चार्ज फ्रेम, जब पहले तो ये इल्जाम शुरू हो ना, आगे ये शुरू तो हो गया ना कार्रवाई का। सुप्रीम कोर्ट देखे ना, बंदा टॉप सिटी वाला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा जाके कार्रवाई करें। आपके तवस्सुत से मैं ISPR या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट डाल देता हूँ कि सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब को बुलाएं, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके। मैं तो आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, अब सुबह आप दरखास्त डाल दीजिएगा। दरखास्त की बात मैं तो दरखास्त आपसे कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ प्रोग्राम में भाग भी नहीं सकते। एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, उस पे तो आप जा नहीं रहे हैं। दानियाल साहब, जो चीजें एडमिटेड नहीं है उनको आप तहकीक कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैंने उसको फिर भी अच्छी बात कही है। पहले लाहौर माजिद निजामी साहब से, सर अगर जो चीज़ एडमिटेड फैक्ट की बात कर रहे हैं ना, आप जिस चीज को उठाएंगे ना, एंड में कड़ी दरी आपको जाके नहीं, दोनों तरफ ही निकलेगी। इधर कोई नहीं निकलेगी। जनरल फैज हमीद एक्सेप्शनल क्वालिटी है और जो चीजें होती रही हैं वो कड़ियां आपको इधर ही मिलेंगी और इधर ही निकलेंगी सारी। को कहां लेके जाएंगे? या तो आप कहें वो आपका दुश्मन है, आप दुआ करें सर, यही दुआ करें। जनरल फैज हमीद की एक एक्सेप्शनल जो क्वालिटी है, वो मैं माजिद निजामी साहब से दरखास्त करता हूँ उसके ऊपर तज्जिया करें। शायद आसिफ जरदारी कितना किसी आर्मी जनरल के इतना करीब नहीं होंगे जितना वो जनरल फैज़ हमीद के करीब जाने जाते थे। शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और ये पूरा ग्रुप नून लीग का कभी किसी शायद DGC से इतनी जफ्फी नहीं डाली होगी इन्होंने, एक जनरल नासिर के बाद, वो जो जिनकी वो बारिश थे, उसके अलावा शायद सबसे करीब वो इस DGC के रहे होंगे। उसके अलावा आप PTI ले लें तो PTI तो पूरी की पूरी क़यादत सेम पेज जो थी, वो एक सेम पेज का हिस्सा जनरल बाजवा थे और दूसरा जनरल फैज़ थे। तो इस मामले में आप उनको क्रेडिट दें कि एक अकेला शख्स आप 3 जमातों का अपनी उंगलियों पर नचाते थे और आप नाचते थे सारी जमातें। माजिद निजामी साहब, आपका क्या तज्जिया है इसके ऊपर?
फौज ने बड़े एक ऐसे केस में हाथ डाला है जिसकी पॉलिटिकल रिपरकशंस भी होंगी, सियासतदान उनके साथ जुड़े हुए थे सारे, टॉप टियर तीनों जमातों के। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। उसकी वजह ये कि वो बड़े बातदबीर जनरल थे और उन्होंने अपने टर्न्योर के अंदर जो जो असाइनमेंट उनको दी उन्होंने वो कंप्लीट करके दी। अब वो आईनी थी गैर आईनी थी इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल उनका कंडक्ट यही रहा कि उन्हें जो कहा गया उन्होंने वो करके दिया। अब इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर मसला ये होता है कि ऑफिसर्स अपने प्रोफेशनलिज्म से कुछ आगे बढ़कर पर्सनली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए DGISI की जो सीट है या DGC की जो सीट है वो बड़ी सेंसिटिव होती है और बड़ी हॉट सीट होती है। इसलिए हमारे सामने है कि जनरल जावेद हों, जनरल हमीद गुल हों, जनरल महमूद अहमद हों, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट हों, जनरल रिजवान अख्तर हों या आप जनरल फैज़ हमीद हो, इन सारों का अंजाम कोई उस तरह से मुतवाज़न या पुरअमन माहौल में नहीं हुआ। कोई गिरफ़्तार होता है, किसी का कोर्ट मार्शल होता है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि चूँकि इख्तियारात। क्या किसी DGI का पहले कोर्ट मार्शल हुआ है? जनरल असद दुरानी है, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को गिरफ़्तार किया गया, जनरल जावेद नासिर, जनरल हमीद को ओहदे से अलहदा किया गया। ज़ियाउद्दीन भट्ट जिन हालात में गिरफ्तार हुए थे वो डिफरेंट थे कि नवाज शरीफ के ऊपर कू का इल्ज़ाम था, वो DGISI बने या उस वक्त उनको आप बहुत अहमियत ना दें उस चीज़ को, उनको आर्मी चीफ लगाने की कोशिश कर रहे थे तो मसला टेढ़ा हो गया था। जनरल असद दुरानी आई थिंक और तरह की राइवलरी थी उसमें। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी जो अफवाहें सरगर्म है वो यही है कि 9 मई को उन्होंने एक तख्ता उलटने की कोशिश की है। तो इसको हम कड़ियाँ तो मिला सकते हैं अगर हम मिलाना चाहें तो 9 मई के साथ। हाँ, मेरा सवाल यही है, मैं उसकी वजाहत अपने मेहमानों से पूछता हूँ लेकिन वो वजाहत मुझे देने से गुरेज करते हैं क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है और करंट आर्मी चीफ से के ख़िलाफ़ कुछ अगर बंदों ने काम किया है, अगर इस्टेब्लिश हो गया तो इससे तो ज़्यादा ये बगावत का इल्ज़ाम होता है वैसे फ़ौज के अंदर। अगर ये साबित हो जाए, मुझे मालूम नहीं है कि किसका क्या रोल है, तो फिर ये वेरी वेरी सीरियस चार्जशीट है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक। बैरिस्टर दानियाल साहब, अगर 9 मई या ऐसे सियासी मामलात या चीफ़ के ख़िलाफ़ अगर कोई इंसाइटमेंट वाला मामला सामने आ जाए तो इस इल्ज़ाम की नोयत बिल्कुल ही बदल जाएगी। जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं किसी और नोयत पर हो जाएगा, सीधी सीधी बगावत वाला वो चार्ज शुरू हो जाता है। नदीम भाई, पहले तो देखें कि अगर तो उसमें जो अभी तक बातें निकल रही हैं और जो सुनने में आ रहा है, और आपका ख्याल है कि कुछ और चीज़ें आनी हैं, और चीज़ें अभी आएंगी जो सुनने में मिल रही हैं, अगर देखें ये साबित हो जाता है फिर तो ये बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है। और फिर ये नहीं होता कि देखें आपने जब कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग शुरू होती है तो वो इस तरह नहीं होती कि आपने जिस तरह हमारा कानून शहादत के तहत बंदे को उठा लिया उसके बाद इंक्वायरी शुरू करी। फ़ौज में पहले इंक्वायरी होती है, चीज़ों को सामने लाया जाता है और फिर उसके बाद ये एक सिलसिला शुरू होता है। देखो उनकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने वायलेशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर रिटायरमेंट, जी, जो बड़े मानी खेल लफ्ज़ है। एस्टैब्लिश्ड का मतलब जो है वो आप भी समझते हैं और मेरे भाई भी समझते हैं। तो ये पंडोरा बॉक्स जो है और जो ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का ख़ास तौर पे जो चीज़ है, ये बहुत बड़ा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, पाकिस्तानी सियासत में ये एक बहुत बड़ा एक्ट हुआ है। और आपको नज़र आएगा कि मैं जिस तरह पहले भी रिपीटेडली कहता रहा कि इसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी और बड़े अरसे से हो रही थी और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के ऊपर साजिश हो रही थी। उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, किस किस की कड़ी, कौन कड़ी किस किस का जाके मिलती थी और किन चीज़ों के ऊपर मिलती थी, ये चीज़ें इस्टेब्लिश होंगी और ये चीज़ें सामने आएंगी। शायद इस्टेब्लिश कुछ काफ़ी हद तक हो चुकी हैं और कुछ आएंगी, लेकिन जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो ये हकीकत में आपके पास पर्दे से आंखों से पर्दा हटाएंगी कि क्या क्या हो रहा था और किस तरफ मुल्क को लेकर जाया जा रहा था। शोएब शाहीन साहब, एक शायद चीज़ जो बहुत आप लोगों को इसरार करना चाहिए कि इस मामले में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक तक बहुत अच्छा रहना चाहिए ताकि पूरा प्रोसेस क्रेडिबल रहे। बिल्कुल, ये तो बुनियादी शर्त है। देखें, फंडामेंटल राइट्स हैं, हर इंसान का हक है कि उसको फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस मिले, ट्रांसपेरेंसी हो। आप ये देखें जितने इल्ज़ामात हैं, हर इल्ज़ामात शवाहिद के साथ लोगों तक पूरे पहुंचने चाहिए ताकि उन्हें यकीन हो कि जो काम हो रहा है पूरा उसके ऊपर उन्हें यकीन हो, एतबार हो। ये इस तरह की प्रिजम्पशन, ये जी नॉन 9th वे के साथ मामला होगा, ये होगा, ये बातें मुझे नहीं लगती। वैसे शोएब शाहीन साहब, मुझे लगता है 9 मई में आप भी फंसे हुए हैं तो कुछ और लोग भी फंसने हैं साथ आपके। अल्लाह करे फंसे जी, जो असल डूबे हैं तो तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो क्या शेर है, असल मुलव्विस हैं तो वो फंसे ना। आज भी मुझे बताएं हमारा क्या मुतालबा है? हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए 15 मई से सुप्रीम कोर्ट में हैं, 15 माह से आज तक एक पेशी नहीं लगी। आज भी हमारा मुतालबा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की CCTV फुटेज से लेकर कोर कमांडर हाउस, GHQs, हमजा कैंप, वो CCTV फुटेज किसने चुराए हैं?
क्यों उसको छुपा रहे हैं? अगर वो सच सामने लाना चाहते हैं तो क्यों आज तक सामने नहीं लाया अभी गया? आएगा ना इस केस में, किसी सच आएगा कोर्ट ना। में इसी केस में आ मौतें जाएगी। सामने जाए। आएंगी। इसी केस लेकिन- में आ जाएगी, लेकिन CCTV ना, भी आएगी। नदीम साहब 15 माह से कहा जा रहा है कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद है। उसकी बुनियादी चीज़ है आपका सीसीटीवी फुटेज। आज ना वो अदालत में पेश करते हैं, ना किसी चालान का हिस्सा है, ना उसको आपने कभी आज तक मीडिया अच्छा, के सामने पेश किया। आखिर मिनट, उसको माजिद छुपाने की निज़ामी वजह साहब, क्या है? माजिद निज़ामी साहब, क्लोजिंग रिमार्क, क्या 9 मई एक बड़ा केस बनता आपको नजर आता है, या आपको लगता है कि वैसे ही चलेगा जैसे अभी तक चल रहा है, या ये वाला जो स्टेप है जनरल फैज़ वाला, ये इसके अंदर मजीद संगीनी पैदा कर देगा इस 9 मई के वाक़े के अंदर? जी, सियासी गर्मा गर्मी में तो इसका बड़ा अहम किरदार होगा, लेकिन जब प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होगा कि 9 मई के अंदर किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो मेरा ख्याल है वो खासा मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि अब तक जो भी 9 मई के हवाले से कार्रवाई की गई है उसको अगर हम मेरिट्स की बुनियाद पे देखें तो उसमें काफ़ी नकाइस हैं और ख़ामियाँ हैं। FIRs का कंटेंट हम देखें, मुकदमात देखें, सिलेक्टिव एहतसाब देखें, तो उससे ये पता चलता है कि ये एक ख़ासा मुश्किल मामला है। और अगर ये बात मिलिट्री कोर्ट में जाएगी तो फिर उसके अंदर तो फिर शफाफियत और गैर जानिबदाराना हैसियत के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं। इसीलिए अगर इस ट्रायल को बेहतर शफाफ तरीके से अपने अंजाम तक पहुंचाना है तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होनी फॉर्मर जनरल चाहिए। जो है वो तो मिलिट्री कोर्ट्स में ही जाएगा ना ट्रायल के लिए। बिल्कुल, ये फॉर्मर जनरल तो मिलिट्री कोर्ट्स में ही जाएगा ट्रायल के लिए। नदीम भाई, ये और केसों में तो स्टे ले सकते हैं हाई कोर्ट से, वो नैब बेशक इनके मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के ऊपर हो, लेकिन एक फॉर्मर जनरल का जब ट्रायल होगा और उससे जो लोग इम्प्लिकेट होंगे वो स्टेज के पीछे नहीं छुप सकते, वो स्टेज की चादर नहीं छुपा सकते और आवाम को दोबारा बैरिस्टर गुमराह नहीं दानियाल कर चौधरी साहब, सकते। शोएब शाहीन साहब और माजिद निज़ामी साहब, आपका शो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।